हाँ, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है, पहले जमाने में जो ट्रेडिशनल अप्रोच था मैनेज करने का, उसमें हम लोग देखते थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। पर यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही हर इंडिविजुअल का गोल है, ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर हम लोग गोल अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल होता है वो अचीव होता है हर एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के ऊपर। हम कैसे परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो दो एलिमेंट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कौन सा एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको कैसे पता करेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है। ये जो हम लोग देखते हैं कि अवार्ड मिल रहा है, हम लोग देखते हैं कि इंसेंटिव मिल रहा है अलग से, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो रिवॉर्ड सेरेमनी होता है या प्रमोशन मिलता है, ये किस बेसिस पे मिलता है? डेफिनेटली परफॉर्मेंस के बेसिस पे। कौन कैसा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे उसको अवार्ड मिलता है। पर ये परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे करेंगे? जैसे सोचो 10 एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें से 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 8 खराब परफॉर्म कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, हमको ये कैसे पता चला कि वो 8 खराब परफॉर्म कर रहे हैं, 2 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन, अगर जो 8 खराब से परफॉर्म कर रहा है, वो उसको हम इम्प्रूव कैसे करें? जरूरी, अब वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो ये तो नहीं कि तुमको कभी अवार्ड नहीं मिलेगा, तुमको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट का मतलब है हम कैसे उसको ठीक करेंगे। तो इसका दो एलिमेंट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ईयर एंड में ऑडिट की तरह कर दिए, ये हर दिन करना पड़ेगा। दूसरा, लिंक्ड टू मिशन एंड गोल। मेरा परफॉर्मेंस मेरा गोल से लिंक्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर अगर हम चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो हमको वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसके बाद है डिफरेंस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ये क्वेश्चन जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है सिंपली अवार्ड देना। जब कोई सीनियर जूनियर को अवार्ड देता है, प्रमोशन देता है, स्टार देता है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब अच्छा परफॉर्म किए हैं तो हमको अवार्ड दे दिया गया। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ग्रुप प्रोसेस है, एक जॉइंट प्रोसेस है। परफॉर्मेंस तुम्हारे अकेले के अच्छे करने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं हो जाएगा। जैसे अगर तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हो बट हम नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक जॉइंट प्रोसेस है, पर परफॉर्मेंस अप्रेजल तुम्हारे अकेले का है। इट रिक्वायर्स एनुअल अप्रेजल मीटिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, साल के एंड में एक मीटिंग होता है जिसमें डिसाइड होता है कौन अच्छे से परफॉर्म किया, उसको हम लोग अवार्ड दे देते हैं। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम डेली देखेंगे कि सबका बिहेवियर, सबका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे हम लोग रेटिंग देते हैं। जैसे हम लोग देते हैं 5 स्टार। जैसे डोमिनोज में बहुत बार देखते हैं वो 5 स्टार एम्प्लॉई है, उसके पास 5 स्टार का बैज होता है। आजकल तो टांग भी देते हैं बोर्ड की, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। तो वो रेटिंग रिक्वायर होता है। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कोई रेटिंग नहीं होता है, हम ये हर दिन कर रहे हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ऐसा ट्रेडिशनल मेथड था, पर अब फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। तुम खराब कर रही हो तो हम देखेंगे तुम खराब क्यों कर रही हो। इट फोकस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस अप्रेजल में था तुम कितना आउटपुट लेकर आई, कितना सेल लेकर आई, कितना प्रॉफिट करवा रही हो। जो चीज नंबर में दिखता है उसमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कौन होता है, जो सबसे ज्यादा सेल करता है। तो वो नहीं, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है फोकस ऑन वैल्यू एंड बिहेवियर एंड ऑब्जेक्टिव। तुम बहुत अच्छा सेल करती हो बट नेचर बहुत खराब है, तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमको तुम्हारा नेचर पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरा वैल्यू को, बिहेवियर को, मेरा ऑब्जेक्टिव, सब कुछ को देखता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका कंपोनेंट क्या है, क्या क्या होना चाहिए एक परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले परफॉर्मेंस प्लानिंग होना चाहिए। मतलब हम लोगों का एक
प्लानिंग करना होगा पहले कि क्या टारगेट अचीव करना है, किस किस एरिया पे हम लोगों को वर्क करना है, और ये जॉइंट एफर्ट है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, फिर हम देखेंगे कौन कौन अच्छे से काम किया है, कौन कौन क्या किया है, वो हम अच्छे से रिव्यू करेंगे। अप्रेजी फिल्स अप द फॉर्म, अप्रेजी मतलब एम्प्लॉय, जो अप्रेजल पाएगा उसको अप्रेजी कहते हैं। तो ऐसा करो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कि सब सारे एम्प्लॉयज को एक एक फॉर्म दे दो, और फॉर्म देकर बोलो कि तुमको क्या लगता है तुम कितने अच्छे एम्प्लॉय हो, उसका हर एक चीज पूछो। जैसे ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बहुत सारे ऑफिस में, मतलब अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल में जाएं, तो क्या होता, सोचो हम और तुम दोनों एम्प्लॉय हैं, दोनों पूरा साल काम करते हैं, साल के एंड में सिर्फ तुमको रिवॉर्ड मिला, मेरे को कुछ अवार्ड नहीं मिला, या तुमको प्रमोशन मिला मेरे को नहीं मिला। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि उसको तो हमेशा से ही बॉस लाइक करता था, बॉस तो उसी को पसंद करता था इसलिए उसको प्रमोशन दिया, उसको अवार्ड दिया, मेरे साथ तो बॉस का कोई अच्छा रिलेशन नहीं था इसलिए बॉस ने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। ये बोलकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे हम डिमोटिवेट हो सकते हैं, तुम्हारे साथ जॉइंट में काम नहीं करना चाहेंगे, लगेगा कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें तो उसको ही अवार्ड मिलना है, मेरा तो काउंट होगा नहीं। तो ये सारा प्रॉब्लम होता था परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या किया गया, बोला गया तुमको और मेरे को दोनों को एक एक फॉर्म दिया गया, बोला गया कि तुम्हें क्या लगता है तुम कितने अच्छे, तुमने सेल टारगेट अचीव किया है, अपने आप को रेटिंग दो, मतलब स्टार दो, और रीजन बताओ इस स्टार के लिए। तो तुम अपने आप को क्या रेटिंग देती हो, अगर तुम अपने आप को 5 स्टार देती हो तो रीजन में लिखना पड़ेगा कि तुमने क्योंकि 20 लाख का सेल किया है अभी तक में, इसलिए तुम्हें लगता है ये इस ऑफिस में सबसे हाईएस्ट सेल है, इसलिए तुम्हें सेल में 5 स्टार मिलना चाहिए, ऐसे तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें खुद के बारे में सोचना पड़ जाएगा कि तुम में ऐसा क्या था जिसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। तो इसलिए सारे अप्रेजी को एक एक फॉर्म दे दिया जाता है कि तुम सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरो, जिसमें तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, खुद के बारे में जो सोचते हो, खुद ने जो जो कुछ किया है सब लिख दो। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट इन क्वांटिफिएबल टर्म्स, अमाउंट के साथ बताओ तुमने ऐसा क्या किया इस कंपनी के लिए। आफ्टर द सेल्फ अप्रेजल द रिव्यूअर ऑफर्स द फाइनल रेटिंग, ये सारा फॉर्म बॉस के पास जाएगा, बॉस सबका पढ़ेगा, जिसने सच लिखा होगा और सबसे ज्यादा टारगेट अचीव किया होगा उसे अवार्ड मिलेगा। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि हम खुद भरे हैं कि हम इतना ही काम किए हैं। फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सनल काउंसलिंग एंड पर्सनल फैसिलिटेशन, फिर फीडबैक देंगे हम तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर कि तुमने अगर सिर्फ सोचो तुमने किया है 2 लाख का सेल, मैंने किया है 20 लाख का सेल, तो वहां पे तुमने फॉर्म में लिखा है तुमने 2 लाख का सेल किया है, मैं लिखूंगी मैंने 20 लाख का सेल किया है। तो तुमको काउंसलिंग की जरूरत है, तुमको किसी एडवाइस की जरूरत है, तो वो तुमको दे दिया जाएगा। इट इज द स्टेज इन विच द एम्प्लॉय एक्वायर्स फीडबैक फ्रॉम द अप्रेजर अबाउट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर तुमको कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना है वहां वहां तुमको बताया जाएगा, मुझे कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना है मुझे बताया जाएगा। ये हमारा अप्रेजर बताएगा जो रिव्यूअर था। रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मर, फिर रिवॉर्ड करो गुड परफॉर्मर को। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एम्प्लॉय इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड इज रिवॉर्डेड, यहाँ पर फिर रिवॉर्ड दो। तो यहाँ पर सबको पता है सबने क्या किया है, अभी अभी सबने फॉर्म भरा था। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, फिर ऑब्वियसली जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है टीचर उसे भी एडवाइस करता है, जो फेल आता है उसे भी एडवाइस करता है, तो सबको और इम्प्रूव करने के लिए प्लान बता दिया जाएगा। इन दिस स्टेज fresh set of goals are established for an employee for the next appraisal cycle and new deadline is provided for achieving this their objective। इसके बाद बोल रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स में सिर्फ 2 ही टूल है, एक प्रोडक्टिविटी, एक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 2 तरीके का होता है, टेक्निकल एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो पहले पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है।
प्रोडक्टिविटी तो क्लियर है, मतलब टूल्स, मतलब कैसे जानेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका अच्छा है कैसे जानेंगे? प्रोडक्टिविटी देखकर, कौन कितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, पहला। दूसरा, कितने एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करता है। जैसे सोचो तुम 100 बनाती हो, हम 120 बनाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसका है? मेरा, क्योंकि हम 120 बनाते हैं, तुम 100 बनाती हो। पर जब दोनों का प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट में, तो तुम्हारे प्रोडक्ट में 10 रिटर्न आ जाता है डिफेक्टिव बोल के, मेरा 30 रिटर्न आ जाता है डिफेक्टिव बोलकर। तो मेरा एफिशिएंसी कम है तुमसे, तुम एफिशिएंट ज्यादा हो। तो ये एक इंसान का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को लेकर, हम कितना ज्यादा बनाते हैं और कितना अच्छा बनाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में है, इट एग्जामिन्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन प्रोडक्शन, हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ टीम, बिजनेस और इंडिविजुअल। हो सकता है टीम हो और या तो हम इंडिविजुअल, हम कितना काम कर लेते हैं। एफिशिएंसी में है, इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट वर्क। एफिशिएंसी का मतलब है रिसोर्स। अब it may be defined as the highest productivity level from each input level is recognized as efficient situation। ये एफिशिएंसी को दो टाइप का क्यों कहा गया है? जो पहला है वो बोल रहा है हम इतने ही इनपुट में, मतलब मेरे को भी 100 यूनिट दिया गया है। जैसे फैशन डिजाइनिंग में और ओल्ड स्टिचिंग में क्या डिफरेंस था? ओल्ड स्टिचिंग में जो भी कपड़ा कट कर निकलता था वो वेस्ट हो जाता था। अभी फैशन डिजाइनिंग क्या कराता है? वो सारे कटे हुए जो मटेरियल थे, वेस्ट मटेरियल थे, उनको भी यूज करना सिखाता है। तो यहाँ आ जाता है मेरा एफिशिएंसी। हमको भी 1 मीटर क्लॉथ दिया गया था, तुमको भी 1 मीटर क्लॉथ दिया गया था, हम उस 1 मीटर से एक ही सूट बनाए, तुम उस 1 मीटर से एक सूट और एक हैंकी भी बना ली, तो तुम ज्यादा एफिशिएंट हो, तुमने उतने ही इनपुट में ज्यादा आउटपुट तैयार किया है। ये होता है टेक्निकल एफिशिएंसी, जहां पे मेरे पास एक गिवन इनपुट होता है, इतना ही सामान है, हमको उससे मैक्सिमम आउटपुट बनाना है, इसको कहते हैं टेक्निकल। पर एलोकेटिव होता है, it occurs when a firm chooses the optimal combination of inputs given the level of prices and the production technology to produce output at least cost। पर एलोकेटिव होता है हम कितने सस्ते में अच्छा सामान बना लेते हैं। तो एफिशिएंसी दो तरीके से पता चलता है। पहला, मेरे पास इतना ही सामान है, उसमें हमको सबसे ज्यादा आउटपुट बनाना है। तो एलोकेटिव का मतलब होता है सबसे कम दाम में बनाना है, लीस्ट कॉस्ट में। मतलब मेरे को एक सामान बनाने में 10 रुपया लगता है, तुमको वही सामान बनाने में 11 रुपया लगता है, और क्वालिटी दोनों का सेम है, तो ज्यादा एलोकेटिव एफिशिएंसी मेरे में है। फिर है मेजरमेंट। क्या है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का मेजरमेंट? मतलब अब प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे कि कौन ज्यादा प्रोडक्शन किया है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? प्रोडक्शन तो फिर भी समझ में आ जाएगा, चलो ये देखकर कि कितना प्रोडक्शन तुमने किया। पर एफिशिएंसी कैसे समझ सकते हैं? हम ज्यादा एफिशिएंट टीचर हैं कि कोई और टीचर ज्यादा एफिशिएंट है, ये कैसे समझ में आएगा? पढ़ा तो हम भी ये चैप्टर रहे हैं, पढ़ाएगा वो भी यही चैप्टर, पर ये कैसे समझ में आ रहा है कि हम एफिशिएंट टीचर है ज्यादा कि वो? तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। उसके अंदर है फ्रंटियर और इंडेक्स नंबर अप्रोच। उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को जानना जरूरी है। इट रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट owing to the change in the quantity of one input output per man hour। इसका मतलब होता है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का, हम एक इनपुट ज्यादा देते हैं तो कितना ज्यादा आउटपुट बना लेते हैं। जैसे कि हम 1 मीटर क्लॉथ से 10 रुमाल बना सकते हैं, तो एक इनपुट से
हम 10 आउटपुट बनाए और 1 मीटर मेरे को क्लॉथ मिल गया, तो हम 25 रुमाल बना पा रहे हैं। तो यहाँ पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हुआ, हम कितना इनपुट से ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हैं। चेंज निकालना, अब कोई बोलेगा कि आपको पहले 1 मीटर मिला था तो आप 10 रुमाल बना रहे थे, आपको 2 मीटर मिला तो 25 रुमाल कैसे बना लिए? हम बोलेंगे जो 2 मीटर से कटा कटा हुआ सारा कपड़ा निकला, हम उससे 5 एक्स्ट्रा बना लिए डिजाइनर रुमाल। तो कितना चेंज आया? एक इनपुट के बढ़ाने से 15 का चेंज आया, 15 आउटपुट बना। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो सिर्फ बताता है एक इनपुट के बढ़ने से आउटपुट में कितना चेंज आया। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है? It refers to the change in output owing to the change in the quantity of more than one input. पर पार्शियल में एक ही इनपुट के चेंज होने से आउटपुट कितना चेंज हुआ, और टोटल फैक्टर में है एक से ज्यादा इनपुट चेंज हो जाए, मतलब 2 इनपुट चेंज हो जाए, 3 इनपुट चेंज हो जाए, तो आउटपुट कितना चेंज होगा। जैसे तुम मेरे को 1 मीटर क्लॉथ दी थी और एक कंप्यूटर दी थी, दोनों को लेकर हमको प्रोडक्शन हम 10 रुमाल बना पाए। अब तुम मेरे को एक और मीटर कपड़ा दी हो और अलग से एक कंप्यूटर और दी हो, तो हम कितना ज्यादा बना पाए। यहाँ 2 इनपुट है और फिर आउटपुट कितने से चेंज होगा वो देखना है यहाँ पर। तो इससे क्वेश्चन कैसा आया है, दिसंबर 2018 में, डैश डैश मेजर्स overall productivity and efficiency by considering all inputs and all output in the production process. all inputs बोल रहा है मतलब एक से ज्यादा इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट सिर्फ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में है, बाकी सी और डी तो हमें पता ही नहीं है। बी में सिर्फ एक इनपुट था, पर ए में बोल रहा है ऑल इनपुट, तो वहां हम लोगों का टोटल फैक्टर आ गया। उसके बाद बोल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंपोनेंट क्या है। तो पहले जानना पड़ेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जो फ्लिपकार्ट ये सब करता है, किसी और सेलर का सामान हम लोग तक पहुंचाता है, भले वो बैंगलोर का सेलर हो, हैदराबाद का सेलर हो या दिल्ली का सेलर हो, वो उस सामान को हम लोगों के पास पहुंचाता है। तो ये जो पूरा पहुंचाता है, वहां से यहाँ तक इसका एक चेन होगा और हम लोग तक गुड सप्लाई हो रहा है, तो ये सप्लाई का चेन बन रहा है, इसको मैनेज करना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसका कंपोनेंट क्या है? 5 बेसिक कंपोनेंट है इसका। इसमें सबसे पहला है प्लान, सबसे पहले जरूरी है प्लानिंग करना, क्योंकि आज फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो करता है वो बहुत ही बड़ा लेवल पे है, ये बिना प्लानिंग के नहीं होगा। तो याद रहे ये स्ट्रेटेजिक पोर्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। बहुत बार पूछेगा कौन सा पोर्शन है, तो याद रखना प्लान एक स्ट्रेटेजिक पोर्शन है। क्यों स्ट्रेटेजिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करना है और कस्टमर की डिमांड को कैसे फुलफिल करना है। तो इस चीज को कहते हैं पहला कंपोनेंट है प्लान, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्लानिंग तो होना चाहिए। दूसरा है सोर्स, देयर शुड बी अ सप्लायर दैट विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड टू क्रिएट फॉर आवर प्रोडक्ट। देखो एक सप्लायर होना बहुत जरूरी है। सोचो हमको एक टॉप पसंद आया, बट उसका अभी कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, वहां लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे सोर्स खराब है, मैनेजमेंट खराब है। हर वक्त लिखा रहता है आउट ऑफ स्टॉक, वो गलत बात है, मतलब उसके पास सोर्स नहीं है, सप्लायर नहीं है। फिर बोल रहा है मेक, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो याद रखना इसका एक मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन भी है। यहाँ पे वी शुड शेड्यूल द एक्टिविटीज ऑफ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, यहाँ ये सारा काम आ जाता है। फिर डिलीवर करना, जिसको हम लोग लॉजिस्टिक का काम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लेते हैं कस्टमर से,
एक नेटवर्क डेवलप करते हैं कि ऑर्डर लिए वेयर हाउस से वो सामान कैरियर में जाएगा और कस्टमर तक पहुंचा दिया जाएगा। रिटर्न, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। क्यों? कोई भी अभी जो आजकल लोग घर से सूट ये सब बेच रहे हैं, उससे पूछना रिटर्न पॉलिसी है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए इजी नहीं है तुरंत फ्री में पिकअप करवाना। जो फ्लिपकार्ट और अमेजन कर रहा है वो बहुत बिग डील है, क्योंकि उसका भी अलग कॉस्टिंग लग जाता है। वो जो लड़का होता है वो स्पेशली हम लोग का सामान लेने आता है, तो वहां पे कंपनी का कुछ सेल नहीं हुआ बल्कि और खर्चा हो गया। तो ये सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। देयर शुड क्रिएट नेटवर्क फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एनी प्रोडक्ट बैक फ्रॉम कस्टमर्स। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है द सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन व्हाट डिसिप्लिन। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस चीज में आया था? मार्केटिंग में। सबसे पहले ये आया था मार्केटिंग लेकर, फिर ये बाकी चीज में गया था, पर ये सबसे पहले आया था ये वर्ड मार्केटिंग में। व्हाट इज द ऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आजकल होता है, प्रोडक्ट लेने के बाद वो लोग कॉल करके पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है। इसको कहते हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तैयार करना। जरूरी नहीं है कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो चला जाएगा। अगर आज कोई मेरे से सेटिस्फाई है कि उसको मेरे से ही पढ़ना है, तो वो एक चीज क्लियर करने के बाद दूसरा चीज पढ़ने आएगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सिर्फ पैसा दिया और लोग उसको पढ़ा दिया, यहाँ पे रिलेशनशिप तैयार नहीं होगा। तो बोल रहा है ऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव का फिर क्या मतलब हुआ? A centralized system that supports the sales, marketing, and customer service function within a company, that stores information on customers, leads, and employees using a shared interface. Centralized system क्या होता है? जहां सभी कुछ एक जगह से कंट्रोल होता है, सब कुछ का इंफॉर्मेशन एक ही जगह आता है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज्ड होता है जहां हर चीज का अलग अलग अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट का फैसला वही डिपार्टमेंट लेगा, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का फैसला सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेगा कितना प्रोड्यूस करना है। हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग चीज का डिपार्टमेंट बना लेगा और अलग अलग डिसीजन मेकिंग करेगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेगा। पर सेंट्रलाइज्ड होता है, सिर्फ एक ही जगह से सारा ऑर्डर पास होगा, कितना प्रोड्यूस करना है कितना सेल करना है। तो ये एक, तो जो पहला वाला लिखा है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये सपोर्ट करता है सेल्स को, मार्केटिंग को और कस्टमर सर्विस को, कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है उसके बेसिस पे। इट सपोर्ट्स द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर, ये कहता है कस्टमर के साथ एक्चुअल कॉन्टैक्ट रखो, मतलब फोन करो। कंडक्टेड बाय फ्रंट ऑफिस वर्कर, जो अभी सारे मोबाइल का सर्विस सेंटर खुला हुआ है वो क्या है? वो ऑपरेटिव है, मतलब वहां पे जो भी लोग होते हैं वो हम लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं। दिस अलाउज द कंपनी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ देयर एम्प्लॉइज वर्क। तो सिंपल बात है, ऑपरेटिव का दिमाग के अंदर रखो कस्टमर सर्विस। हर मॉल में कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, क्योंकि हम लोग कस्टमर के कोई भी प्रॉब्लम को पर्सनली सुन सके। Collaborative customer relationship management is an approach in which various departments of a company, such as sales, technical support, and marketing, share information they collect from interaction with customers. It increases the ability and loyalty of the customer. Collaborative का मतलब होता है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे यूजिंग अ शेयर्ड इंटरफेस, यहाँ पे कंपनी के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो एक दूसरे में शेयर नहीं करते, वो लोग इंटरैक्ट करके बात करके, वो कंपनी में ही कंपनी का इंटरफेस में सब रिकॉर्ड होता है, स्टोर होता है। कोलैबोरेटिव में हर चीज का अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पहला बात सेंट्रलाइज्ड नहीं है, और यहाँ पे सभी कोई मिलकर बातचीत करता है कि तुमने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तुमने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके ऊपर मीटिंग होता है और उसके बाद ये लोग एफिशिएंसी देखते हैं।
हम्म। तो यहाँ दिया है, अब इससे कैसा क्वेश्चन पूछा है, इंडेक्स नंबर। देखो हम सिंपल बात बोले तो इंडेक्स नंबर बेसिकली स्टैटिस्टिकल टर्म है। स्टैट्स में इंडेक्स नंबर पढ़ाया जाता है। इंडेक्स नंबर क्यों यूज होता है? इंडेक्स नंबर यूज होता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। अगर हम लोग जाएं स्टैटिस्टिकल टर्म में, इंडेक्स नंबर हम लोग निकालते हैं। देखो हर एक प्रोडक्ट का कभी इन्फ्लेशन आ रहा होता है, कभी प्रोडक्ट का दाम गिर रहा होता है, कभी कांस्टेंट होता है। तो ये और दुनिया में अब लैक्स के ऊपर, करोड़ के ऊपर कमोडिटी है। तो अभी ये कैसे समझ में आएगा कि इस साल इन्फ्लेशन 10% से बढ़ा है या 2% से बढ़ा है? ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर तुम बोलोगे वीट का प्राइस बढ़ा है तो हम बोलेंगे राइस का प्राइस गिरा है। कोई बोलेगा पेट्रोल का प्राइस तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इसलिए लोग इंडेक्स नंबर यूज करते थे। तो index number is a statistical measure of dash in a variable arranged in the form of a series and using a base for making comparison। ये base का क्या मतलब है? इंडेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं, अगर आज हम तुम बात करते हैं कि अभी तो बहुत महंगाई बढ़ गया है, महंगाई आ गया है, तो ये जो हम बोल रहे हैं कि अभी तो सब सामान महंगा हो गया है, ये किस साल से कंपेयर करके बोल रहे हैं? मतलब क्या 2020 से कंपेयर कर रहे हैं कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में सामान महंगा हो गया है, या 2010 से मेजर कर रहे हैं, या 2005 से हम कंपेयर कर रहे हैं? हम कौन से ईयर को बेस ईयर ले रहे हैं? किस ईयर से बोल रहे हैं कि उस ईयर में देखो आलू का दाम, इस ईयर में देखो आलू का दाम? तो करेंट ईयर तो क्लियर है, 2021 का बात कर रहे होंगे, पर बेस ईयर हम किसको ले रहे हैं, किस साल का बात कर रहे हैं? तो इंडेक्स नंबर में हम लोग बेस ईयर लेते हैं। तो अब बोल रहा है कि किस चीज को मेजर करता है ये इंडेक्स नंबर? क्लियर बात है, फ्लक्चुएशन को, कितना चेंजेस आया है उसको। तो इंडेक्स नंबर इज जस्ट फॉर फ्लक्चुएशन मेजरमेंट, कितना चेंजेस आया है तब के प्राइस में और अब के प्राइस में। फिर है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एनहांस्ड रिस्क दैट इट मे फेस। अब क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन अभी इनिशिएटिव लिया है, मतलब आजकल सारे ही ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या रिस्क फेस कर रहे हैं? तो वो लोग कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, CRM risk defined to be the risk of losing customer to competitors business। ये जो आजकल सभी कोई कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, इसमें ये रिस्क है कि हो सकता है दूसरा मेरे से अच्छा करे तो वो उसके पास चला जाएगा। पर पहले क्या था, इतना पता ही नहीं था कौन कैसा सर्विस देगा। हम लोग जिसका सामान खरीदे उसी से खरीदते रहते थे, पता ही नहीं था कौन कैसा सर्विस देता है। पर अभी हम लोग को पता होता है कि सैमसंग ज्यादा अच्छा सर्विस देता है, रियलमी का कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है। तो कल को अगर हम लोग का फोन खराब होता है रियलमी का लेने के बाद, तो कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने? छोड़ो रियलमी नहीं लेंगे, हम सैमसंग ले लेंगे। सैमसंग का तो हर एरिया में एक एक सर्विस सेंटर है, कस्टमर सर्विस है, तो सैमसंग लेंगे। पर पहले ना तो सैमसंग का होगा ना रियलमी का होगा, तो जो रियलमी खरीदना है वो रियलमी खरीद लिया। पर अभी लोग कंपेयर कर देते हैं कि, तो यहाँ रिस्क हो गया है, ये आने की वजह से, CRM आने की वजह से कस्टमर लूज कर सकते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर की वजह से। डेटा इंटेग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कस्टमर डेटा इज मिसमैनेज्ड और मिसयूज्ड इन अ वे दैट करप्ट्स डेटा। ये क्या है? जैसे आजकल घर कस्टमर रिलेशनशिप बनाने में, लोग घर में अपार्टमेंट में बहुत सारा डेटा सेल होता है। जैसे कि बहुत सारा कस्टमर का नंबर वो लोग कलेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या इस चीज की जरूरत है। डेटा मतलब इस लोगों का नंबर, नंबर नाम के साथ नंबर सेल होता है। तो आजकल इसका लोग मिसमैनेज कर रहे हैं, इसे मिस यूज कर रहे हैं। इनएबिलिटी टू मीट ऑब्जेक्टिव्स, जितना ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर सर्विस देने पे उतरेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कभी कभी ही हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर लोग का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होता है। तो कस्टमर कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होगा।
हम लोग का सीआरएम का ऑब्जेक्टिव ही है कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करना, पर रियल में ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कस्टमर कभी भी 100% सेटिस्फाई होता ही नहीं है। उसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब द इश्यूज टू बी कंसिडर्ड फॉर एनालाइजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। बोल रहा है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कस्टमर से हम लोग जो प्रॉफिट करते हैं उसको जानने में कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग को। मतलब एक तो होता है प्रोडक्ट का प्रॉफिट, एक होता है कस्टमर से प्रॉफिट। मतलब जैसे सोचो कि हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये बता रहे जैसे क्या क्या इश्यूज आता है। हाउ टू डेवलप रिलायबल कस्टमर रेवेन्यू, कैसे एक ही कस्टमर से हमको बार बार अर्न करना है। जैसे कि अभी जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का। जैसे अभी कोई कॉस्मेटिक्स खरीदने जाता है तो वो 900 का अगर एक लिपस्टिक लेता है तो वो लोग बोलते हैं अगर आप पूरा 1000 का कर लेंगे तो हम लोग आपको 100 रुपीज ऑफ दे देंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे तो हम 900 का खरीद ही रहे हैं, अगर हम कुछ और खरीद लेते हैं तो मेरे को 100 का ऑफ मिल जाएगा। तो रियल में वो क्या करता है, मेरे को 900 का सामान हम क्या करते हैं 300 का और एक नेल पॉलिश देख लेते हैं, तो मेरा बिल हो जाता है 1200। वो मेरे को 100 रुपया ऑफ कर देता है, 1100 रुपया उसका सेल हो गया। ऐसे कितना हो रहा था 900। तो यहाँ है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये करने में तो एक कस्टमर से कितना रिलायबल है वो कस्टमर से रेवेन्यू लाना। फिर और इसका क्या है, और दूसरे तरीके से बताएं तो बोलता है वो कि अगर आप 1000 से ज्यादा कर लिए तो हमको 100 ऑफ नहीं देंगे, आपको एक कूपन देंगे जिससे आपको नेक्स्ट टाइम 50% ऑफ मिलेगा। तो वो कस्टमर फिर आता है उस 50% के लिए या नहीं आता है। ये रिलायबल है कस्टमर रेवेन्यू। ये कैसे डेवलप करें, ये डिफिकल्ट टास्क है कि कस्टमर बार बार मेरे ही शॉप में आए। ये हम क्या क्या करें जिससे वो हर बार मेरे पास ही आए। हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर डाउनस्ट्रीम कॉस्ट ऑफ कस्टमर, यहाँ पे भी वही मतलब हुआ कैसे वो हर वक्त मेरे पास आए। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ मल्टी पीरियड होराइजन इन द एनालिसिस। हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ड्राइवर्स ऑफ कस्टमर कॉस्ट। डिफरेंट ड्राइवर क्या होता है, जैसे कि ओवरहेड चैप्टर जो कॉस्ट में हम लोग करते थे उसमें बेसिस था कि रेंट को एरिया में बांटेंगे, लाइटिंग का नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स में बांटेंगे, उसको वहां पे बेसिस कहते हैं। यहाँ पे उसी को ड्राइवर कहते हैं। तो कस्टमर के ऊपर जो कॉस्ट इनकर होता है उसका बेसिस क्या बनाए, जैसे डिस्काउंट जो देते हैं, फिर कस्टमर सर्विस के लिए जो एम्प्लॉयज रखते हैं उनका सैलरी, उनके सैलरी को किस बेसिस में बांटे। तो ऐसा कस्टमर मेंटेन करने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। ऑफर का जो खर्चा है, फ्री जो देता है उसका खर्चा है। तो ये जो सारा खर्चा बियर करता है वो लोग, उसका ड्राइवर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा बेसिस है। दिस रिक्वायर्स अ ब्रॉडर एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में होने वाला जितना खर्चा है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे पोस्ट सेल कस्टमर सर्विस कॉस्ट, सेल करने के बाद जो कस्टमर सर्विस के ऊपर कॉस्ट गिरता है, उसको फोन करना, उसको बोलना कि आप सर्विस करा लीजिए, ये और एक ऑफर है, ये सब बोलने के लिए जो फोन आता है वो सब तो कॉस्ट इनकर करता है। मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी एनालिसिस ऑफ कस्टमर कॉस्ट। तो कस्टमर कॉस्ट में ही गिरा, पर उसका ड्राइवर डिसाइड करना इज टफ जॉब। तो अब इस तरीके के थ्योरी से चैप्टर पूछ रहा है, चैप्टर से थ्योरी पूछ रहा है। देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इनपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। The goal of financial analysis is to assess performance of a firm in the context of its stated goals and strategy। तो बोल रहा है एक फर्म का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए उसका गोल और स्ट्रेटेजी भी देखना होगा। हाँ, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या गोल है, तभी तो परफॉर्मेंस देखेंगे कि उसी गोल को पाने के लिए परफॉर्म हो रहा है। तो ट्रू। अंडर कैपिटलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय लो करेंट रेशियो। करेंट रेशियो ज्यादा है मतलब अच्छा बात है, कम है मतलब
खराब बात है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया है, मतलब कैपिटल कम हो गया है, बार बार बिजनेस से कैपिटल ही निकल जा रहा है, उसको अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। वो क्यों होता है? लो करेंट रेट रेशियो होने से। ट्रू। Issue of equity share in lieu of some machinery will affect the current ratio. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं और बदले में मशीन खरीदते हैं, तो क्या करंट रेशियो को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है हुआ हो या नहीं हुआ हो दोनों ले लो। मतलब अगर होने वाला है तो भी ले लो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मेरे को देना बाकी है, अभी तक हम दिए नहीं है, देना बाकी है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्रूअल बेसिस। इसलिए कहते हैं अकाउंट्स या जर्नल लेजर ये सब, कैश बुक ये सब अक्रूअल बेसिस पे बनता था। मतलब हुआ नहीं भी हुआ है पर ये पता है कि देना बाकी है तो भी लिख लो। पर कैश फ्लो किस पे बनता है? कैश कितना आया, कैश कितना गया, उसको अक्रूवल बेसिस नहीं कहते, उसको कैश बेसिस कहते हैं। वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूजफुल टू इंटर फर्म कंपैरिजन। बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है कॉमन स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, तुम्हारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, कंपैरेटिव पीएल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो कंपनी को हम लोग को मेजर करना होता है ए अच्छा है कि बी अच्छा है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, ये ट्रू है। परफॉर्मेंस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ, परफॉर्मेंस तीनों की वजह से होता है, एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी comprised of process, organizational and technical change. A company is managed in a better way if it takes care for its customer behavior. वो कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज होता है जो कस्टमर बिहेवियर का बहुत ध्यान रखता है। It helps organization maximize the value of every customer satisfaction. एडवांटेज क्या है? पढ़ लेना। उसके बाद बोल रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हम तब से बोल रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, अगर मेरा ग्रोथ मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा रहेगा, द फर्म परफॉर्म्स बेटर, तब मेरा फर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ज्यादा एफिशिएंट है।